तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई मैनचेस्टर का टेस्ट का तीसरा दिन इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो है दूसरे दिन से भी खराब रहा इंडिया के लिए, जहां पर जो है इंग्लैंड ने एक मैमथ टोटल बना दी है, 544 रन बना दिया, अभी सिर्फ 7 आउट है और जो है जाइजांटिक 186 रन की जो है लीड हो गई है। अब डर यही लग रहा है जब इंडिया दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आएगी, क्या वो 200 बना पाएगी या नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इंडिया के जो है कल इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इंडिया के बॉलर्स की कह के ली भाई। वो कहते हैं ना, गुस्सा और जो है एग्रेशन उसी पे सूट करता है जो वो सह सकता है और जो उसका रिप्लाई कर सकता है। शुभमन गिल के एग्रेशन देखने से ऐसा पता लग रहा है कि भाई वो नहीं सह सकते और वो नहीं उस तरीके से रिप्लाई कर सकते जैसे विराट कोहली करते थे। तो अगर बात करें कल के मैच की या फिर अगर पहले दिन की मैच की बात करें तो 358 रन बनाए थे भाई इंडिया ने पहली इनिंग्स में। हम सोच रहे थे स्विंग, सीम और बाउंस, अनइवन बाउंस था पिच में और लेट स्विंग हो रही थी, जिसके करके मैंने ये बोला था कि ये विनिंग टोटल होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल गलत साबित किया भी इंग्लैंड के बेसबॉल ने। दूसरे दिन बेसबॉल खेला और तीसरे दिन जो ट्रेडिशनल टेस्ट मैच खेल के इंडिया को इस टेस्ट मैच से बिल्कुल ही बाहर कर दिया। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो बहुत बेकार इंडिया की बॉलिंग लगी भाई। आपको पता ही है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में कि लॉर्ड्स और मैनचेस्टर के टेस्ट मैच में भाई पूरे 9 दिन का रेस्ट था भाई। 9 दिन बहुत होते हैं भाई रेस्ट के लिए। आपकी पेस, आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो परफॉर्मेंस लेवल था और ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 9 दिन के गैप के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो और डिग्रेड हो गया। जसप्रीत बुमराह की जो है बॉलिंग स्पीड भाई 130 132 की होगी। मोहम्मद सिराज की भी जो थी बॉलिंग की स्पीड कम होगी। चलो मोहम्मद सिराज का तो मानते हैं कि सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने 2022 से अब तक 2025 तक टेस्ट मैचेस में कराए, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। लेकिन न्यू कमर का क्या करे भाई, अंशुल कंबोज। भाई अंशुल कंबोज से इतनी उम्मीदें थी, आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग करी उन्हें, इतना उनका हाथों से बॉल अच्छा निकलता है, स्विंग अच्छी कराते हैं, सीम पोजीशन इतनी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी स्पीड 120-22 से कराओगे तो आपकी स्विंग और सीम का कोई फायदा नहीं भाई यहाँ पर। क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैनों को जो गेंद थी अंशुल कंबोज की या फिर सभी गेंदबाजों की फुटबॉल की तरह लग रही थी भाई। कोई स्विंग और सीम से मतलब नहीं था, ठीक है ना। बॉलरों तराही तराही हो गई भाई बॉलरों के लिए इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बैट्समैनों ने कर दी। अगर हम कप्तानी की बात करें भाई, शुभमन गिल की कप्तानी बहुत ही बेकार कप्तानी रही इस टेस्ट मैच में, या फिर कह सकते हैं पूरी सीरीज में। जो क्लच मोमेंट्स होते हैं ना, उनको वो भुना नहीं पाए। अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स वो क्लच मोमेंट्स भुना पा रहे थे, लेकिन जो है शुभमन गिल वो क्लच मोमेंट्स नहीं भुना पा रहे थे। फील्ड पोजीशन देख लीजिए आप या फिर कप्तानी देख लीजिए, कभी वो मैदान के अंदर आ रहे, बाहर जा रहे, पता नहीं क्या डिस्कशन हो रहा उनका कोच से। और बॉलिंग सिलेक्शन या फिर बॉलिंग रोटेशन की समझ नहीं आ रही थी भाई। आप 69 ओवर के बाद, लगभग 70 ओवर के बाद आप वाशिंगटन सुंदर को लगाते हो, मात्र उन्होंने 19 ओवर किए पहली इनिंग्स में और अभी वो 2 विकेट भी उन्होंने लगातार ले लिए थे। लेकिन वही वाशिंगटन सुंदर को आप 8वें नंबर पर बल्लेबाजी कराते हो, बॉलिंग में भी आपको लेट लाना है, उसको विकेट भी लेता है। तो पता नहीं क्या कप्तानी या फिर क्या उनका टीम मैनेजमेंट चल रहा है। अगर हम शार्दुल ठाकुर की बात करें, मैं वही शुरू से कहता आ रहा हूँ भाई, आप बिट्स और पीसीस के प्लेयर को आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए भाई। आप पता नहीं शुभमन गिल की चॉइस है या टीम मैनेजमेंट की चॉइस है या फिर कोच की चॉइस है। शार्दुल ठाकुर ने मात्र 11 ओवर कराए, 55 रन दिए भाई। ये क्या चल रहा है भाई, 5 की इकॉनमी से रन दिए, वनडे मैच चल रहा है क्या, ठीक है ना। तो शार्दुल ठाकुर बहुत खराब लगे भाई। आपको कुलदीप यादव से क्या दुश्मनी है भाई, जब सारी दुनिया, सारा क्रिकेट जगत बोल रहा है कि आपको कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए, दूसरे टेस्ट मैच से ही मौका देना चाहिए, लेकिन अब चौथा टेस्ट मैच हो गया भाई, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। आप 5वें टेस्ट मैच में लाकर उसको मौका दोगे तो क्या फायदा भाई। अगर शार्दुल ठाकुर अगर 41 रन जीरो पे आउट हो जाता ना वो पहली इनिंग्स में, 44 41 रन जो मारे, और यहाँ पर 2-3 विकेट ले लेता तो ये किफायती साबित होते, ठीक है ना। आप जो है बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस दो, अपनी बैटिंग में 10 में से आप एक इनिंग्स में चल जाते हो 40-42 करके, वो बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो शार्दुल ठाकुर को तो बहुत ही परफॉर्मेंस खराब रहा। अगर हम कल के भी दिन की बात करें तो इंग्लैंड ने 225 से बढ़कर शुरुआत करी भाई। उम्मीद थी कि भाई 133 रन पीछे है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रन और बनाने देंगे हम, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन नहीं भाई। ओली पोप और जो रूट बिल्कुल तस से मस नहीं हुए। दोनों ने 142 रन की पार्टनरशिप खेली, जिसमें ओली पोप ने 71 रन मारे भाई 128 गेंदों में, और द बाबा जो रूट ने भाई अपना 38वां शतक मारा, 150 रन, मैमथ 100 मारा, 150 रन मारे, और जो है रन की
तालिका में, जो कहते हैं मोस्ट रन, वो दूसरे नंबर पर आ गया भाई। रिकी पॉन्टिंग को भी पछाड़ दिया उन्हें, संगाकारा को भी पछाड़ दिया, राहुल द्रविड़ को भी पछाड़ दिया, जाक कालिस को भी पछाड़ दिया वो 150 रन मारकर। अब उनके लगभग भाई 13,000 आई थिंक 409 कुछ रन है, और सचिन तेंदुलकर के 15,971 रन है। तो मात्र 2,500 रन है। अगर उनकी उम्र देखें भाई सिर्फ 34 साल के हैं, और उनकी फिटनेस देखें या फिर उनका वर्कलोड देखें, ना वो वनडे खेलते हैं, ना वो T20 खेलते हैं, ना कोई लीग खेलते हैं, यानी कि वो 3-4 साल आराम से खेल सकते हैं, और 3-4 साल खेलते खेलते वो यहाँ से 4 या 5,000 रन और मार सकते हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है भाई। तो यहाँ पर वो 100% आप लिख के ले लो, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। चलो, वो तो वाशिंगटन सुंदर का था, अभी 2 विकेट जल्दी जल्दी आउट हो गए। बेन डकट को उन्होंने, सॉरी, ऑली पॉप को आउट कर दिया, फिर हैरी ब्रूक को आउट कर दिया, और जडेजा ने रविंद्र जडेजा ने जो रूट को आउट कर दिया। लेकिन फिर आए बेन स्टोक्स। बट बेन स्टोक्स को तो भाई एक तरीके से ना पता नहीं क्या आ गया उसके अंदर, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, 5 विकेट ले ली, और यहाँ पर भी अभी 77 रन पर खेल रहा है। रिटायर हर्ट हो गया था, लेकिन फिर वापस आया, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर वो शतक मिस करेगा, शतक भी लगाएगा वो। लॉर्ड्स टेस्ट मैच से के बाद जो है बेन स्टोक्स का जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस जो है, या फिर उसके अंदर कुछ आ गया है, अलग सा परफॉर्मेंस करने लग गया भाई। उसको छेड़ दिया इंडियन वालों ने, ठीक है ना। वो जो इंसिडेंट हुआ था 90 सेकंड वाला लेट का, तो उसकी वजह से उसको ईगो में आया, और वो बेस्ट ऑफ द बेन स्टोक्स निकल रहा है। मेरे ख्याल से उसके करियर की सबसे तगड़ी सीरीज होगी, जहां वो बैट से भी परफॉर्मेंस दे रहा है और विद बॉलिंग से भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। हालांकि बैट्समैन बैटिंग उनकी ये जो सीरीज की एवरेज रही, कभी 30-40 रन मार रहे थे, लेकिन वो टोटल नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अपना पहला अर्धशतक जड़ा, और अभी स्टिल काउंटिंग है, क्या पता वो शतक भी जड़ दे। तो बहुत मुश्किल कमबैक का भाई इंडिया का अभी 186 रन पीछे है, और आज चौथा दिन है। आज क्या होगा भाई, आज मेरे ख्याल से वो खेलेंगे बेसबॉल टेक्निक से, लंच तक खेलेंगे, 100-150 रन और मारेंगे, तकरीबन इंडिया को 250 या 250 तक की लीड देंगे, और जो इंडिया है वो 200-250 में ऑल आउट हो जाएगा। क्या पता आज ही ऑल आउट हो जाए, जिस तरह की उनके कंधे झुके हुए हैं भाई। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो है इंडिया ड्रॉ कर पाएगा, या तो ड्रॉ करेगा या हारेगा। ड्रॉ के चांस मेरे ख्याल से यहाँ पर 1% है। अगर हम जीतने के चांस देखें इंग्लैंड के, तो 99 यानी कि 99% जीतने के चांस है। तो बहुत मुश्किल जा रही है भाई ये सीरीज इंडिया के लिए। कहाँ हम सोचे थे तीनों टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो जो क्लच मोमेंट जो होते हैं ना, क्लच मोमेंट, वही जो है दूसरी टीम को पहली टीम से अलग करते हैं, वही जो है कप्तान को बेस्ट कप्तान से अलग करते हैं, और वो बेन स्टोक्स ने करके दिखाया क्लच मोमेंट में। चाहे वो पहले टेस्ट मैच में 378 का टोटल चेज किया, चाहे वो तीसरे टेस्ट मैच में वो 129 रन पर ऑल आउट कर दिया इंडिया, 193 का ऑल आउट कर दिया इंडिया को। तो वो क्लच मोमेंट्स ही होते हैं जहां पर जो है किसी प्लेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस निकलती है। तो उम्मीद करते हैं भाई थोड़ा सा बहुत कोई अच्छा स्टैंड करे इंडिया के लिए, 150, 200, 250 कोई रन मारे और ये मैच ड्रॉ कर जाए, तो यही बड़ी बात होगी। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।